नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ इतना विलम्ब करने के लिए। गाँव में हूँ इसलिए कुछ तकनीकी खराबियाँ हैं, नेटवर्क की समस्या है। जन सुलभ पुस्तकालय के इस मंच को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे लाइव आने के लिए आमंत्रित किया और लाइव आने का ये मेरा पहला अनुभव है। इससे पहले मैं कभी लाइव नहीं आया हूँ, इस वजह से हो सकता है कि कुछ मुश्किलें सामने आ रही हों। तो अर्पण कुमार जी, धन्यवाद। मेरी आवाज़ साफ़ सुथरी आ रही है, इसके लिए अगर आप पुष्टि कर दें एक बार तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। आधे घंटे मैंने आपके ख़राब कर दिए हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी जी। मैं अपनी बात अब शुरू करूँगा। जैसा कि काव्य पाठ करना है, लेकिन उससे पहले कुछ अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में भी बताना है। तो आप सभी जानते ही हैं, जो इस समय की युवा कविता है हिंदी की, और बहुत अच्छा रचा जा रहा है। तमाम युवा कवि हैं जिन्हें मैं जानता भी हूँ, जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ, और उनके बीच में बहुत ही संकोच के साथ, बहुत सकचाहट के साथ मैं अपने आप को भी उनमें अगर गिन पाता हूँ, या वे लोग मुझे अपने आप में गिनते हैं, तो मुझे एक संतोष का भाव होता है। तो मेरा जो जन्म हुआ एक ग्रामीण परिवेश में हुआ, और आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश का जो जीवन होता है, वहाँ सत्य अपने असली रूप में नहीं आता है, और तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में वहाँ के लोग जल्दी नहीं जान पाते हैं। तो जो जिज्ञासाएं हैं वो अंत तक बनी रहती हैं, और कविता में सत्य का जो उद्घाटन है वह कई कवियों ने उसके बारे में कहा है। एक बार गीत चतुर्वेदी ने कहीं पर उल्लेख किया था। स्वीडिश कवि शायद वो हैं, टॉमस ट्रांसटोमर का एक उद्धरण उन्होंने दिया था कि जहाँ जहाँ से भी सत्य गुजरा है, कुत्ते की तरह उसे सूंघते हुए चले जाओ। तो कविता में जो सत्य का उद्घाटन है वह बहुत मायने रखता है, और हमें तो ऐसा लगता है कि आज का जो हमारा सत्य होता है कविता में, वो प्रतिदिन बदलता रहता है। आज हमारा सत्य कुछ और है, और कल हमें लगता है कि जो हमने पिछले दिनों जो सत्य रचा था वो बिल्कुल बेमानी है, और वो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये बात आप देखेंगे हिंदी के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के यहाँ भी बहुत है, कि सत्य के सरलीकरण की जो बात है कविता में, उसका जो प्रयास है, सत्य को उद्घाटित करने का जो प्रयास है, वही प्रमुख है। तो इसी तरह मेरा भी सत्य बदलता रहा है। शुरुआती जीवन में आप जानते हैं शुरुआती रचनाएं कैसी होती हैं। वे जब हम फैसिनेट होते हैं चीज़ों से, अपने परिवेश से, वस्तुओं से, और जिन कवियों को हमने पढ़ा होता है उनसे भी हम बहुत मुतासिर होते हैं। तो वो चीज़ें मिलकर हमारे प्रारंभिक कवि का निर्माण करती हैं। और जैसा कि एक रोमान होता है शुरुआती जीवन में, यानी कि जैसे वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शायद कविता है कि मैं नया कवि हूँ, इसलिए जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो वो जो सत्य है, जो जो प्रतिदिन उद्घाटित होता है अपने नवीन रूप में, वो जो थॉमस ट्रांसफॉर्मर वाली बात थी, या वो जो हमारे हमारे देश के महाकाव्य महाभारत में जो एक प्रसंग है, जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं युधिष्ठिर, तो उनके साथ एक कुत्ता कुत्ता भी जाता है। तो उनसे पूछा जाता है कि ये कुत्ता कैसे यहाँ चला आया, ये कुत्ता कौन है? तो उन्होंने कहा था कि ये कुत्ता सत्य है। तो सत्य कुत्ता होता है। अब यहाँ से कई इसके अर्थ खुलते हैं कि सत्य कुत्ता है, यानी सत्य बहुत क्रूर है, या सत्य हमेशा साथ हमारे रहता है, या सत्य हमारे साथ रहना चाहता है, या हमारा जो भीतर है, यानी हमारा जो अंतर मन है, जो आभ्यंतर, जो मुक्तिबोध की कविताओं में जो आभ्यंतर बनकर आता है, वो कहता है कि नहीं, हमें सत्य के करीब होना चाहिए। तो सत्य का जो सरलीकरण है, वो करने की जो कोशिश है, वो लगातार हमारे परिपक्व होते जाते, या जो नवीन शक्तियों के प्रति जो आकर्षण है उसकी तरफ
बढ़ते जाने से ही रचना प्रक्रिया का निर्माण होता है। और ऐसा मुझे लगता है सभी कवियों का ऐसा ही होता है, तो उसमें कोई नई बात या कोई ख़ास बात नहीं है। तो शुरुआती जीवन में उर्दू कविता से बहुत फ़ैसिनेट होता था मैं, और मैंने सोचा कि उर्दू में ही लिखा जाए, उर्दू में लिखने की कोशिश की। और अवध का जो माहौल है, यहाँ का जो उर्दू का तो एक खैर ये गहवारा है ही। लखनऊ, शुरुआती जीवन का तमाम हिस्सा लखनऊ में बीता, तो वहाँ भी उर्दू कविता का तो लखनऊ स्कूल ही है। और हम लोग मजाज जैसे कवियों से या अख्तर शिरानी जैसे कवियों से या मखदूम मोइनुद्दीन जैसे कवियों से बहुत फ़ैसिनेट होते थे। और आप देखिए कि वो सभी बड़े कवियों के यहाँ वो परंपरा भी मिलती है। वो तुलसीदास से आप देखिए कि कहाँ जाई का करी से लेकर फिर आप आइए वो मजाज जिन्हें उर्दू का कीट्स कहते हैं हमारे यहाँ लखनऊ में, तो वो उनकी बड़ी अच्छी नज़्म है और बहुत फेमस है। उसमें वो पंक्ति आती है कि एक महल की आड़ से उठा वो पीला माहताब, एक महल की आड़ से उठा वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, अय गमे दिल क्या करूं, अय वहशते दिल क्या करूं। मुझे लगता है 1951-52 के आसपास की ये नज़्म है। जब ये रची गई होगी उसी समय हिंदी सिनेमा में आवारा फिल्म बन रही थी, और उसमें गाना आ रहा था कि मैं आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। फिर आप और आगे बढ़िए कि मुक्तिबोध के यहाँ जब हम पहुँचते हैं, फिर वही बात आती है कि निजित तो भाप है बेचैन, क्या करूँ किससे कहूँ, दिल्ली जाऊँ या उज्जैन। तो ये जो देखिए कविता का जो सत्य है जो बड़े कवियों के यहाँ है, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत परिवर्तित होता है, या वो जो बेचैनी है या वो जो रोमानी मन की जो छटपटाहट है या जो रचने की जो एक कोशिश है, वो हर जगह है। सबके यहाँ वही वही है, वही तरीका है। सत्य सबका अलग हो सकता है, लेकिन सत्य को सरलीकृत करने की जो प्रक्रिया है कविता में, वो सबके यहाँ एक जैसे है। तो जैसे कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैंने जो अभी तक रचा है वो बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। बचपन में जो एक दो संग्रह गज़लों के आ गए थे, वो भी अब मुझे बहुत अ, हल्के मालूम होते हैं। मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ अच्छा नहीं रचा है, और अगर रचा होता तो वो सामने आता या मैं उससे संतुष्ट होता है, या इस तरह। तो एक कभी कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी सारी भाषाएं हैं और इतना सारा मौन है और इतना दुर्दांत रौरव है, लेकिन फिर भी उसमें अपने मन को अभिव्यक्त कर पाना कितना मुश्किल है। और निष्कर्षतः मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अभी अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, या जिस भाषा की, जिस शिल्प की मुझे तलाश है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन बावजूद इसके आप मुझे कवियों में परिगणित करते हैं, उसमें शुमार करते हैं, तो ये अच्छी बात है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं आलोचक हूँ, तो आलोचना में भी मैं यही कहता हूँ कि मैं आलोचक नहीं हूँ। आलोचना में मैं जो काम करता हूँ वो बस कविता को ढंग से पढ़ने की मेरी कोशिश है। और मेरे अंदर ये एक बेचैनी रहती है कि कवि ने जो लिखा है, मैं अपने साथी कवियों को भी पढ़ता हूँ, युवा कवियों को भी पढ़ता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने लिखा है, जिस ज़मीन से उनकी कविता उठी है, मैं उस ज़मीन पर जाने की कोशिश करता हूँ कि अ, उसका जो अर्थ है कविता का, उसको सही सही खोल सकूं। यानी वही सत्य के सरलीकरण की जो प्रक्रिया है, उसी का ये प्रयास रहता है। तो यही सब बातें हैं। और बहुत ही संकोच से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो रचा गया है मेरे द्वारा, उससे उसे आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई उल्लेखनीय कविताएं या इस तरह की रची हैं। तो वो पोलिश पोलिश कवि जो हैं, एडम जगैज़वस्की, जो कहते हैं कि मेरी रुचि उन कविताओं में है जो मैंने अभी रची नहीं है, तो मेरी भी रुचि उन्हीं कविताओं में है जो अभी मुझे लिखनी है, जो मैंने अभी रची नहीं है। तो अ, कुछ कविताएं मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ, जो कच्ची पक्की कविताएं हैं जिनके शिल्प पर मैं बहुत काम नहीं कर पाया हूँ। जीवन बहुत व्यवस्थित नहीं है, तो कविता की दुनिया भी बहुत व्यवस्थित नहीं है मेरी। कहीं चार पंक्तियाँ इधर पड़ी हुई हैं, कहीं उधर पड़ी हुई हैं, मैं उन पे काम नहीं कर पाता हूँ। एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, जो जीवित रहने का जो संघर्ष है, आप देख रहे हैं इस समय तो सबके सामने था।
तो और हमारे सामने तो बहुत दूसरे नाना रूपों में रहा है कि किस तरह से हम जो सर्वाइव करने की जो कोशिश है या अस्तित्व बनाए रखने का जो संघर्ष है वो बहुत विशाल रहा है। बस जीवन अनुभव जो हैं इसी इसी मामले में भिन्न है। बाकी जैसे आप सभी हैं वैसे ही मैं हूँ। तो पहले एक बिना शीर्षक की कविता मैं पढ़ता हूँ। प्रेम एक अजगर था जो मेमने की तरह मुझे निगल गया। प्रेम एक अजगर था जो मेमने की तरह मुझे निगल गया। मनुष्यता एक अजीब शब्द जिसके कुछ खास मायने नहीं थे। जिंदगी एक वेश्या थी जो मुश्किल में पड़ने पर और सस्ती हो जाती थी। प्रकृति शैतान के घर की तरह केवल दूर से सुंदर लगती थी। घृणा सच्ची थी लेकिन उसकी अधिकता से मितली आती थी। मरना एक आरोप था जो केवल मृतकों पर लगता था। अगली कविता है उन्हीं चीज़ों के शोर में। भाषा के खोल में छिपे हुए थे सबसे खोखले लोग। अकब अपनी पुस्तकों के प्रचार में लगे थे। हत्यारों के सिवाय ईमानदार कोई नहीं बचा था। पागल कुत्तों के पीछे उन्हीं के काटे संक्रमित लोगों की भीड़ चल रही थी। अन्यायियों को न्याय की सबसे अधिक चिंता थी। जो पीछे सड़क पर अपनी कार से किसी राहगीर को कुचल आया था वह आगे किसी घायल की मदद को आतुर था। शांति बनाए रखने की अपील करते दंगाइयों को थी अमन की सबसे अधिक चिंता। अखबार और संपादक रोज ही दिन दहाड़े सच की लाश ठिकाने लगा रहे थे। कलाकार और संस्कृतकर्मी सत्ता के शौच का लोटा उठाए फिरते थे। संवाद गाली में और विमर्श गलौज में बदल रहे थे। शरीफ आदमी से खतरनाक कोई नहीं था। बाजार सब कुछ खरीद और बेच चुका था या विज्ञापन बना देता था। इन सब बातों के बावजूद आंखों के नीचे काले घेरे और देह में खून की कमी छिपाती वेश्याएं सुंदर लगती थीं। कूड़ा बीनती हुई बच्चियां मुस्कुराती थीं। पागल चौराहों पर यूनानी दार्शनिकों की भांति बड़बड़ाते थे और भूमाफियाओं से अपनी जमीन का मुकदमा हार कर कचहरी से लौटा बूढ़ा किसान अपने गांव के चौराहे पर सूफी ढंग से कहता था, ईमान और आत्मा का सौदा न करना आज भी धरती का सबसे बड़ा निर्णय है। अगली कविता है लाशें। चंद रोज पहले बस चारों ओर लाशें ही लाशें थीं। जल रही थीं या दफन की प्रक्रियाएं चल रही थीं। लखनऊ से दिल्ली तक, दिल्ली से वाराणसी, चिताओं का धूम धुआं घटाटोप छाया था। इतिहास की किताब को यदि ठीक से खोला जाए, पन्नों से फड़फड़ाकर गिरती हैं लाशें। सभ्यताओं ने किया जो अपना सब छिपा लिया, सत्य को दबा दिया, मानवीय अन्याय को एक भाव तोलकर सब सही ठहरा दिया। सहस्राब्दियों तलक भ्रंश में या अंश में थे बस मृतक शरीर थे। जो छिपाए ना छिपी, जो दबाए ना दबी, बस हमारी लाशें थीं। सभ्यता की पोल खोलने के लिए लाख नहीं, एक लाश काफ़ी है। एकमात्र जीवन भी आंकड़ा नहीं है कोई, गिनती नहीं है सिर्फ। मानवीय जीवन तो मानवीय जीवन है, महाकाव्य जैसा है। और फिर हर तरह ठगे गए, बेतरह छले गए, ज्ञात में अज्ञात में कत्ल कर दिए गए। आदमी की अपनी एक लाश भी तो होती है। ऐसी कोई एक चीज़ जो न छीनी जा सके। लाख जुल्म करके भी, खूब यत्न करके भी, आदमी से उसकी अपनी लाश भी तो हो सकती है। अगली कविता है दंत कथा। कवियों की रची गई जीवन यंत्रणाओं से अधिक विश्वसनीय थी
सूदखोर बहियां मनुष्यता के नव्य भव्य भवनों की सभ्य स्वच्छ दीवारों पर करुणा के जाले तक नहीं लगे थे। पाँवों में छालों के घुंघरू बांध लौटते निर्वासित जनमन दल टीवी पर भरत मिलाप देख कर विलापते श्रद्धामय नयनों के मारीच ओझल थे। जो कुछ भी हुआ घटा दंत कथा थी। अगली कविता है भरोसा। जीवन उठाई गिर है, मैं इसका अपहृत हूँ। किसी अजीब फिरौती के लालच में यह मेरा नहीं प्रतिदिन मेरे भरोसे का कत्ल करता है। मैंने मनुष्यता पर भरोसा किया, यह संकट में पड़ गई। मैंने प्रेम पर भरोसा किया, वह झूठा निकला। मैंने सोचा कि एक दिन कुओं से निकलेगा सबके लिए बराबर पानी, वे और गहरे हो गए। मैंने न्याय के लिए लड़ना चाहा, दुनिया में कहीं न्याय नहीं था। मैंने पहाड़ों पर भरोसा किया, उनके पास गया, वे गिट्टी निकले। मैं समंदरों के पास गया, वे मरु थे। मैंने सत्य पर भरोसा किया, वह रैबीज ग्रस्त कुत्ता था। और मरे हुए ईश्वर पर भरोसा करना मेरे बस का नहीं था। मेरा शिक्षक जिसने मुक्तिबोध पर की थी पहली पीएचडी और किसी नाम वाले ने लिया था जिसका वायवा, आजकल वह उस कवि को पागल कहने वाले उप अध्याय की पुस्तक लिख रहा है। अकादमी ने उसे हाल ही में पुरस्कृत किया है। मेरा प्रिय लेखक 60 वर्षों के शवों से भरे गर्भगृह वाले मंदिर को दिए गए चंदे की रसीद लहरा रहा था। मेरी प्रिय स्त्रियां बलात्कारियों के समर्थन में रहने वाले अखबारों के जलसों में स्त्री अधिकारों पर बात कर रही थीं। मेरी देह मुझसे कह रही थी, मैं एक सराय हूँ जिसमें तू रह रहा है और इसका सबसे मजबूत स्तंभ दरक रहा है। अगली कविता है प्रिय काम करना। जब मैं अपना प्रिय काम कर रहा होता हूँ, मृत्यु पालतू बिल्ली की तरह खिड़की से झांक रही होती है। आप पूछते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ, तो सुनिए। जैसे सुबह सुबह कबूतर बाजरा चुगता है, या क्लास में कविता पढ़ाते समय द्वार से एक दृश्य मुझे देखता है, या उसी दृश्य को फांद कर एक गिलहरी क्लास में चली आती है जिसे कविता से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अपनी प्रेमिका की आंखों के बारे में सोचता हूँ तल्लीन होकर, या उसके होंठों की नरमी के स्वाद को याद करता हूँ, या देखता हूँ अंधेरे कमरे में आती रोशनी की एक तिर्यक रेखा को जिसमें चमकते हैं पारदर्शी धूल कण। मैं ऐसे काम करता हूँ जैसे मेरी अम्मा भादों में डलिया बुनती है या मलती है पूस में अपने घुटनों पर तेल। जैसे मेरे पिता पढ़ते हैं मेरे जगने से पहले मातृभाषा के महाकाव्य का उत्तर पर्व, या बहनें संध्या को छत पर गांव की ओर आने वाली मुख्य सड़क को तकती हैं। काम करने का मेरा तरीका बहुत साधारण है। मवेशी का गिराव खोलते चरवाहे जैसा, या नांद में कपड़े डुबोकर उस पर रेह फेंकते धोबी जैसा। यकीन मानो इसमें कुछ भी खास नहीं है, या ऐसे ही होता रहा है। अंत में एक कविता, मनुष्य होने का दुख। मेरा जिक्र मत करो, मुझे अपने जीवित होने पर संदेह है, और यदि जीवित भी हूँ तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। या वैसा ही है जैसे कोई मछली जाल में फंसने से रह गई हो, या कोई कुत्ता सड़क पार करते हुए ट्रक के नीचे ना आया हो, बस जरा सी चोट खाकर किकियाता हुआ भाग गया हो। मनुष्यता उन्हें सौंप दो जिन्हें इससे आशाएं हैं। इतनी शर्तों पे प्रेम करते हो, इससे सुंदर था कि घृणा करते। तुम नहीं समझोगे कि एक जीवन में कई बार जन्म लेना कैसे होता है। अपने पिछले को मारना और उसे विस्मृत करने के प्रयास में उदास रहना। किशोरियों, तुम मुझसे देह का सौदा नहीं कर पाओगे। प्रेमिकाओं, तुम मुझे भूल जाओ। बच्चे वालियों, पति और बच्चों पर ध्यान दो। हम उम्रों, तुम भी मेरी तरह उदासीन हो। दिलचस्प होने का दिखावा मत करो। अधेड़ों, अपनी होशियारियों से मुझे तंगदिल मत बनाओ। बुजुर्गों, तुम्हारी बचकानी
परिपक्वता मेरे किसी काम की नहीं। उपयुक्त समय से कुछ जल्दी भुला दिए गए मृतक, कुटुंब में मैं शायद अकेला हूँ जो तुम्हें याद करता है। अगर तुम्हारी आत्मा होती और भटक रही होती तो यह देखकर कितनी शर्मिंदा होती। मानो कि अब मनुष्य होना सचमुच विक्षुब्धकारी है। दोस्तों, आपने मुझे सुनने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुलभ पुस्तकालय को बहुत धन्यवाद, और उसके जो संयोजक हैं अर्पण कुमार जी, उन्हें बहुत धन्यवाद। मैं कविताएं सुना पाने में बहुत ही संकोच करता हूं, इसलिए हो सकता है कुछ हड़बड़ी में कविताएं पढ़ी गई हों या कुछ जल्दी में पढ़ी गई हों। अगर ऐसी कोई भूलें हुई हों तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।